जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है और 100% निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल हम लोग शुरुआत से प्रश्नों को कवर करेंगे। आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। और एक पूछा जाता है कवक का अध्ययन, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। दोनों को ध्यान रखेंगे, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है पारिस्थितिकी। आगे देखिए, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाती है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। और देखिए, इससे पहले कल हम लोगों ने फिजिक्स से 110 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाकर आप लोग देख लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता देते हैं, इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ क्लास मिलते हैं। तो आप सभी डेली क्लास अटेंड करें। आगे देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन होता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। आगे देखिए, घासों का अध्ययन किया जाता है तो एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन होता है। भूमि का अध्ययन किया जाता है तो पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन होता है। आगे देखिए, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इस विज्ञान को कहा जाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। आगे देखिए, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी, इसके अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ओलेरीकल्चर कहलाता है। आगे देखिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन किया जाता है तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, हिस्टोरिया प्लेटर्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। सिस्टेमा नेचुरे, बार बार ये पूछा जाता है, स्टार मार्क कीजिए। तो सिस्टेमा नेचुरे नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिनियस। याद रखिएगा, पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अनावृत बीजी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है?
ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही जवाब है कैरोलस लिनियस। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखिए, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज। आगे देखिए, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो जो जल में पौधे उगते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। जीवाणुओं की साधारण आकृति किस प्रकार की होती है? तो छड़ रूपी। आगे देखिए, जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। आगे देखिए, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा जीव है। तपेदिक, जिसको टीबी भी कहा जाता है, तो ये उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो तपेदिक रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है और तपेदिक जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं, तो ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। दूध खट्टा किस कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये है लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी क्या है? तो ये वर्णी लवक है। आगे देखिए, विषाणु की खोज किसने किया था? तो अभी हमने देखा जीवाणु की खोज किसने किया था? तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और विषाणु की खोज इवानोवास्की ने। किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो ये विषाणु से होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा घात रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया। विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो अभी हमने बताया विषाणुओं में। TMV, ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये विषाणुओं से संबंधित है। चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स जो है ये वायरस से होने वाला रोग है और एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से। HIV संबंधित है, तो एड्स से। तो देखिए, अभी हमने बताया जो एड्स जो है किसके कारण होता है? तो वायरस। कौन सा वायरस? तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है एड्स। विषाणु में पाया जाता है, स्टार मार्क कीजिए, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये विषाणुओं में पाया जाता है। सार्स क्या है? तो पूछा गया था एग्जाम में, याद रखिएगा। सार्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? तो विषाणुओं के संक्रमण के कारण खसरा होता है। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है, तो ये विषाणु से। आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। और एक पूछा जाता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लैमिनेरिया। याद रखिएगा, इस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। कौन सा शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ये है नील हरित शैवाल। सारगैसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? तो ये शैवालों के कारण पड़ा है। आगे देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को
नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोश के शैवाल का नाम क्या है? तो यह है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो लाल शैवाल के कारण। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। किस रूप में कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। सदैव सभी कवक होते हैं, तो जितने भी कवक है ये सदैव विविध पोषी होते हैं। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अल्फा विष बनते हैं, तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो कवक के कारण बनता है। पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक जिसको फंगस भी कहा जाता है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोजकर्ता है। यीस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। यीस्ट में जो कायिक जनन होता है ये मुकुलन द्वारा होता है। मशरूम क्या है? तो ये कवक है। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक कौन सा था? तो ये पेनिसिलिन। टिक्का किस फसल का रोग है? तो मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये राइबोसोम में होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे तो ये प्लास्टिड, याद रखिएगा ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति। आगे देखिए प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है तो राइबोसोम। कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता रखती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सबसे अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति के कारण। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और अवर्णी लवक पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि कौन सी होती है? ये जबड़े में होती है। नाम क्या है? तो मैंडिबल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान की हड्डी है। कान में कुल 6 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो कि जांघ की हड्डी है, ये सबसे लंबी है। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। स्टार मार्क कीजिए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी, देखिए टिबिया और फिबुला ये 2 हड्डी टांग में पाई जाती है। आगे देखिए फिबुला अभी हमने बताया टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ। और उस हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर, याद रखिएगा फीमर ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। बुढ़ापा में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है तो ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। और एक सामान्य मनुष्य के लिए जो रक्तचाप है ये कितना होता है? तो 120/80, इसे ध्यान रखेंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो ये सेशन को आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।